Assalamu alaikum to all my viewers. My name is Sabika Zahra and I am a student at Ziauddin University College of Speech, Language and Hearing Sciences. Today we are here to talk on the topic what is stuttering, difference between childhood stuttering and adult stuttering. I'm here on behalf of the Stammer Circle group. Stammer Circle group is a a self-help group for people who stutter. जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो हकलाते हैं। इस ग्रुप में मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज और सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। ये ग्रुप 2018 में शिराज इकबाल ने फाउंड किया था। हम आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हकलाहट कि हकलाहट है क्या। हम देखते हैं कि हर कोई इस बारे में बात कर रहा होता है कि हम किस तरह से हकलाहट का अम, इलाज निकालें, इसका कोई क्योर है या नहीं है, कोई इसकी स्पीच थेरेपिस्ट इसका इलाज करेगा या फिर कोई डॉक्टर इसका इलाज करेगा या फिर हम अपनी ज़बान के या ब्रीथ करने के तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं। पर ये सब जानने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हकलाहट आखिर है क्या? और जो बचपन में जो हम एक बच्चे में देखते हैं हकलाहट, उसमें और एक एडल्ट में क्या डिफरेंस है? आज हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए जॉइन करेंगी मिस सीमा अहमद। Miss Seema Ahmed did her bachelor's and master's from Northern Illinois University, Chicago, USA. She has been a speech and language pathologist since 1992, and she's been in the field for 27 years now. She is currently Director of Curriculum at the Reading Lab. She is a teacher and mentor to most of the speech therapists found today in Karachi. She has her specialization in stuttering and child language development. So I'm going to add Ms. Seema Ahmed to the stream now. Hi, Walaikum Salam. How are Hello, you? How are you, Subika? I'm good. How are you? I'm well. Internet It's a nice issues? to see you. Karachi. Karachi, yeah. Well, I think world over. I think everybody is just so now dependent on internet ke aajkal to problem ho rahi hai. That's true. That's true. Yeah. So, before beginning about the topic, would you like to add on something about the current situation and how everything has been shifted online and how that's changing everything? Well, I think it's definitely changing. I mean, are we doing this in English? Is this purely English? I just want to know what our mode of communication is We'll be to reach. using both the languages so that हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें. है ना? तो अच्छा, तो जो करंट हालात हैं उसकी वजह से जब हर चीज़ इंटरनेट पे मूव हो गई है, for example, my generation is not as comfortable with the computer and technology. Some of us are, but I'm definitely a late adopter. So it takes us a little time and a little effort to move and shift the way we are and present ourselves. Um, I think for some people it's had benefits. I think Mhm. ऐसी access हुई है जो पहले नहीं थी, and for a lot there has been a loss of access because हर एक के पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं मुहैया। सो अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन से लेफ्ट आउट हो जाते हैं, बिकॉज अगर आप नहीं सुन सकते, आपके इंटरनेट की सप्लाई जो है या इंटरनेट प्रोवाइडर इज़ नॉट एज रोबस्ट या इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यू कांट ऑलवेज कनेक्ट। बिजली बहुत चली जा रही है और अगर आपका उससे कनेक्टेड है, सो आई थिंक इट डज क्रॉस अक्रॉस लाइन्स, जिसमें जिनके पास ज़्यादा अच्छा सिस्टम है उनको फायदा जरूर हुआ है, लेकिन जिनके पास नहीं इतना रोबस्ट सिस्टम, तो उनके साथ उनको नुकसान भी हुआ बिकॉज एक्सेस नहीं था। एज फार That's एज true. हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन में क्या Yeah. हुआ है, तो आई थिंक कम्युनिकेशन में दो चीजें हुई हैं। एक,
मुझे ये एहसास हुआ है ओवर द लास्ट 2 months ट्राइंग टू टीच थिंग्स ऑन द इंटरनेट या इंटरनेट पे काम करते हुए मुझे एहसास हुआ है जो लोग इंटरनेट से पहले जिस तरह काम करते थे दैट मीन्स उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी उनका जो रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी थी लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी रहा वही तो जो पहले ज्यादा प्रोडक्टिव थे वो ऑनलाइन भी उतने ही प्रोडक्टिव है जिनको जरा वैसे ही मुश्किल होती थी फिजिकल स्पेस में उनको अभी भी मुश्किल होती है फिजिकल स्पेस में तो आई थिंक ये मोडालिटी ने इतना उस चीज को नहीं टच किया है अलबत्ता एक जो लैग आता है आपको रिपीट करना पड़ता है आपने एक सवाल किया दूसरे बंदे ने जवाब देना शुरू किया आपको नहीं पता कि आपका सवाल पहुंचा है आपने सवाल फिर से कर दिया तो दैट सीमलेसनेस जो कम्युनिकेशन इन पर्सन होती थी उसमें काफी आई थिंक प्रॉब्लम होती है so there you go. That's true. That's entirely true. But what about people How जो do now? you feel? How do you feel? I mean, you're a different generation. So how आप लोगों को कैसा लगा है getting online and maybe therapy भी online करते हुए आप Yeah. लोगों को कैसा ये shift महसूस हो रहा है? Because आप तो online therapy भी कर रही होंगी और आपके साथ supervisors जो therapy online हो रही है और जो therapist कर रहे हैं आपको क्या feedback मिल रहा है मतलब उनको कैसा लग रहा है therapy? On behalf of my friends and my supervisors, it's been a new thing for them, and जो ये enjoy कर रहे हैं थोड़ा सा because it's something entirely different that they get to explore. And technology चूंकि इतनी ज़्यादा हाथ में है that it's easy to explore your own self, explore the other person. But in some cases, कभी कभार it becomes a difficulty to outreach the other person on the other end. Even Right, if you are comfortable with it, you don't know if the other person is comfortable or not. right. So there's been like a dynamic thing going on. Like we never know if it's going to work या फिर नहीं काम करेगा. It's always so different. You So can't always predict. almost like we are co-evolving. तो हम Yeah. एक co-evolve कर रहे हैं एक situation आई we've moved modalities तो अब हमारा behavior हमारा environment उसको match करने के लिए evolve करेगा for example आप और मैं बैठे हुए मैं तो दफ्तर में बैठी हुई because I don't have people coming into my workplace so we are very few people so as you can see I'm in my cubicle लेकिन बहुत से लोग जो घर से कर रहे हैं या आपको टीवी पे भी नजर आता है जो घर से कर रहे होते हैं उनके उसकी डायनामिक फिर फर्क हो जाती है कभी कभी कमरे के अंदर कोई एंटर कर रहा होता है फ्रॉम बिहाइंड and you're not sure you want that or you have to make sure कि your space is removed from what's happening in the rest of your house जो कि पहले आपको ये सोचना नहीं पड़ता था घर जिस हाल में जिस तरह आप छोड़ के जाए तो आप फिर दफ्तर चले जाते थे और आपकी एक पर्सनालिटी शिफ्ट हो जाती थी बिकॉज आप एक घरेलू पर्सनल लाइफ से फिर आप एक दफ्तरी प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते थे एंड द फिजिकल स्पेस वुड डिमार्केट दैट लेकिन अब ये हो रहा है कि आई डोंट नो इफ यू नोटिस लेकिन आई डोंट नो अगर आप ये करते हो मुझे तो आता नहीं करना बट आई वुड डू इट इफ आई कुड बट द यूज ऑफ बैकग्राउंड स्क्रीन्स Yeah. and I think the Yeah. interesting thing is how do we is there some kind of study going on saying use of background screens कौन ज्यादा इस्तेमाल करता है is it to mask or create artificial or virtual barriers कि अब मैं उस दुनिया से इस दुनिया पे आ जाऊँ और उसको as a symbol कि जो मैं फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चे के साथ काम कर रही थी रिसेंटली जिसने बहुत सारी स्पोर्ट्स कार्स लगानी शुरू कर दी लैम्बोर्गिनी पता नहीं क्या क्या उसके बैकग्राउंड में आ रहा था तो मैंने कहा डू यू लाइक कार्स आपको गाड़ियां अच्छी लगती उसने कहा नहीं ये तो बैकग्राउंड है मैंने कहा जी मुझे पता है ये बैकग्राउंड है लेकिन गाड़ियों का बैकग्राउंड है बट ही हैडंट इवन थॉट ऑफ इट Yeah. एज अ पॉइंट ऑफ नैरेटिव लेकिन आप अपने पीछे और मैं अपने पीछे कोई चीज लगा सकती हूँ which represents who I am. So I think it's an Yeah. interesting idea कि ये background, the space between personal and private जो है ना इस वक्त हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आपने देखा होगा वो ब्लूपर्स जब कोई पीछे से एक बंदा अपने घर पे इंटरव्यू दे रहा है टू जियो चैनल या कहीं या CNN या BBC या अल जजीरा एंड सडनली पीछे से उनकी बीवी बच्चे या छोटा सा बच्चा आ जाता है सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक जो कि डेवलप हो रहा है Another thing that I've personally noticed with me and that मैं आगे इस topic से भी connect करूँगी that people with anxieties and social anxiety so when they are put into a situation of interest or attention so they अब उनके पास एक option आ गया है to just click a button of leave studio or leave call
So as soon as they are put into a situation of attention, they can just on a click of button leave that situation. So ये उनकी anxiety को किस तरह से या help कर रही है या उसको नहीं help कर रही. So maybe we can connect this with our topic going forward. एंड आई थिंक दैट्स इंटरेस्टिंग. मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि बहुत से लोग लीव भी कर देते हैं, बहुत से लोग अपना वीडियो ऑफ कर देंगे ताकि दे कैन हियर, लेकिन वो अपने आप को नहीं रिवील करना चाहते. एंड यू राइट, इसमें सोशल एंग्जाइटीज, इसमें सोशल ऑकवर्डनेस आती है, इसमें बहुत वजूहात हो सकती है कि एक इंसान ये करता है. एंड आई थिंक इसमें इन्वेस्टिगेट करना बहुत इंटरेस्टिंग होगा. हाउ डज इट, डू आई थिंक इट हेल्प्स और हिंडर्स? देखिए, एंड आई थिंक यू वुड एग्री सबिका, आई डोंट नो वेयर यू स्टैंड ऑन दिस, बट इसमें हर एक अपना एक आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अख्तियार कर लेता है. एक अपना महासरा पकड़ लेता है कि ये मेरा नुसब कर लेता है अपना एक झंडा कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और यही सही है. आई डोंट थिंक देयर इज एनी वन राइट आंसर टू दिस, बट मुझे ये लगता है वॉचिंग जेनरेशनली, एक तो जनरेशन दर जनरेशन जो चेंज आ रहा है, एंड सबसे बड़ा जनरेशन दर जनरेशन जो चेंज आ रहा है वो स्पीशीज में नहीं आ रहा. हम कोई पर नहीं उगा रहे, हम कोई हॉर्न्स नहीं उगा रहे नए, हम कोई नए दांत नहीं उगा रहे, बट टेक्नोलॉजी हमारे इर्द गिर्द इतनी जल्दी बदल रही है कि पूरा लैंडस्केप. सोशल मीडिया बीइंग वन ऑफ दैट, जिसके बेनिफैक्टर्स हम हैं इस वक्त, जिसकी विरासत की वजह से हम बैठ के ये कर सकते हैं. बट उसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअली बाहर जाना और अपनी डिस्कम्फर्ट को कन्फ्रंट करना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा, ये शुरू वेस्ट से हुआ था. एंड आई थिंक ये हमारे पास हमने बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया. पहले तो ये होता था बिकॉज स्नेल मेल होती थी, हर चीज स्लोली आती थी, तो हम हर चीज अडॉप्ट करते हुए जरा सोच विचार करते थे, वक्त लगता था. एंड आई थिंक दैट वाज एट सम थिंग्स वर गुड अबाउट दैट. अब क्या होता है कि हम होलसेल अडॉप्ट कर लेते हैं किसी चीज को, लेकिन हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, चाहे मौसमी हो या इदारे हो या मौसम हो या जो भी हो, हमारा उससे मैच नहीं बनता, लेकिन हम उस ट्रेडिशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, उस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं. लेकिन अपना बनाना सिर्फ उसको लेयर ऑन करना नहीं होता, उसको अंदर से क्रिएट करना होता है. सो वन ऑफ द थिंग्स इज कि सोशल एंग्जाइटी में ये बहुत ज्यादा हो गया कि अगर आई एम एंग्शियस आई कैन गेट आउट, और आई शुड गेट आउट इमीडिएटली, रादर देन कि मैं थोड़े अरसे अपने आप को अनकंफर्टेबल होते देखूं, और देखूं मेरा बॉडी क्या कर रहा है, क्या मुझे पसीना आ रहा है, क्या मेरा दिल धड़क रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, एंड टू व्हाट एक्सटेंट कैन आई वर्क इट विद द हेल्प ऑफ समबडी एल्स. मैंने बहुत जरूरी बात की, with the help of somebody else. How do you feel about with the help of some? What's your ideology? I mean, क्या the minute you feel a little overloaded, क्या should you immediately press the out button, exit, eject, या क्या करना चाहिए? I mean, you definitely should not, because personally, I tried doing it. I did eject from a lot of my classes. I did that, and I made an excuse of internet connection. But later on, I realized कि जब मैं बाहर निकल रही हूँ, जब मैं एक बहुत important बात से miss out कर रही हूँ. Now I don't know the answer of that question. Now I'll have to reach out to somebody else to get that answer. And I'm not sure कि मुझे सही answer मिलेगा या नहीं मिलेगा, because it's not coming from my teacher anymore. So then I realized that it's better that I stay on the call and I face my fear rather than skipping out. So that actually helped me. And another point I would like to raise here is that if we watch shows from back from 90s or 80s, so usme you see people approaching different people. They would go out in a coffee shop और वो जाके दूसरे बंदे से बात करेंगे, and it's a norm. But for now, today's generation, even before this pandemic, people are not outreaching other people. Even if it's about making a call, people would prefer कि मैं message कर दूं, or maybe I'll talk to them later, or I'll just skip it. I'll just not do it, make an excuse about it. So I think इस तरह से हमारे communication जो back and forth communication है, उसमें काफी ज़्यादा change आ रहा है. Change आ रहा है, but उसमें फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं. First, I think at some level, I think ये over glorified होता है कि हम पहले बहुत ज़्यादा social थे. I think अगर देखा जाए तो हम अपने जैसे लोगों से ही socialize करते थे.
तब तो हम फिजिकली भी रिस्ट्रिक्टेड थे, बिकॉज अगर इंटरनेट नहीं होता, सोचो अभी इस वक्त देयर इज नो इंटरनेट, you don't Mhm. have access to connect to people across the pond, across the ocean. आपके पास एक्सेस नहीं है, तो यू वुड एंड अप इंटरैक्टिंग. आप अपनी 2 जनरेशन पहले पूछो, 1 जनरेशन पहले पूछो, आई कैन टेल यू दैट वी एंडेड अप इंटरैक्टिंग जिस उन लोगों के साथ जिनको हम जानते थे, या तो जो हमारे पड़ोसी होते थे, रिश्तेदार होते थे, या जो बच्चे स्कूल में मिलते थे. आई डोंट थिंक, एंड वो हमसे कितने फर्क थे जेनेटिकली, रेशियली, एथनिकली, कितने अलग थे हमसे. सो आई Yeah. थिंक देयर इज अ ग्लोरिफिकेशन कि हम बहुत ज्यादा फिजिकली कम्युनिकेट करते थे, लेकिन उन्हीं लोगों से कम्युनिकेट करते थे. आई डोंट थिंक कि हम बहुत सारे लोगों से कम. विद द इंटरनेट आई थिंक हमारा रीच ग्लोबल हो गया है, That's बट also true. हमारा रीच ग्लोबल हो गया है, लेकिन हमारा जो एक मेथड ऑफ एक्सचेंज है वो रीच ग्लोबल है, लेकिन हमारी सोच अभी भी काफी Mhm. महदूद रही है, बिकॉज वी रीच आउट फॉर पीपल विद इन दैट ग्लोबल एनवायरनमेंट जो हमसे मिलते जुलते हों. तो बाय डिफॉल्ट हम उन लोगों से ही बात करते हैं जिनकी सोच हमारी जैसी हो, ठीक है. लेकिन उसका तरीका क्या है? अगेन आई फेल्ट कि इफ यू इजेक्ट इमीडिएटली, जब आपको Mhm. थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, अगर आप एकदम से इजेक्ट कर जाए, तो आपको आपकी ब्रेन को ये ट्रेनिंग मिलती है कि जहाँ बीप 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 अलार्म बजा ब्रेन में, आई एम नॉट टोटली कंफर्टेबल, आई इजेक्ट एंड आई कैन. आप अगर एक दावत में थे 50 साल पहले, आप इमीडिएटली उठ के नहीं निकल सकते थे. कैसे Yeah. निकलते आप दावत से? बदतमीजी True. समझी जाती, आप नहीं निकल सकते थे. आपको Yeah. उधर बैठ के वो सिचुएशन को नेविगेट करना पड़ता. Hmm. यस. Yeah. Does that mean, and I don't know because इतना data तब से नहीं, I mean this kind of data is not available, where just by the fact कि हम नहीं निकल सकते थे, did it make us stronger or did it Mhm. make us just in our head a lot sadder? I don't Mhm. know. Maybe getting out right now is making us happier, but not as strong. So are we looking Yeah. at anti-fragility as being not fragile or not easy to break? Are we happier because of that? Are we, I don't know if anti-fragility makes you makes you happy. It makes you stronger maybe. बट क्या Yeah. जो स्ट्रांग बनते बनते जो आप पे बीती, उसकी वजह से क्या आर यू स्ट्रॉन्गर? आई डोंट नो येट. सो आई डोंट थिंक मैं एक तरफ एक पॉइंट ऑफ व्यू अख्तियार True. करती हूँ. आई थिंक वी नीड टू जस्ट हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशंस टू फिगर Yeah. आउट कि हो क्या रहा है अराउंड अस. या. Okay. So connecting it with our topic of today's, कि what is stuttering? हकलाहट क्या है? So Okay, you tell yeah. me, what do you think हकलाहट है? You So work um with. So, out of definition, it's blockages in the forward flow of speech कि बोलते बोलते आपकी बात में अटकना आ जाए. तो ये by definition है. But what we are trying to look here is कि क्या इसमें हमारे physical problems हैं जो involved है, या is that something in the brain that's involved? All right. So So जो yeah, आपका सवाल था is structuring in the brain. yeah, Yes and no. Yes and no, for the simple reason it's both. Everything is mm-hmm, in your brain. Everything is in your brain. Not just stuttering is in your brain. Everything at some level is neurobiological. ये फैक्ट है कि mm-hmm, नहीं है? इस वक्त जो हम इंटरैक्ट कर रहे हैं इस मोमेंट में, या अगर कोई हमें सुन रहे हैं, इज इट नॉट अ न्यूरोबायोलॉजिकल एक्ट? क्या ये दिमाग के अंदर it नहीं is. चल रहा? आंखें जो Mm-hmm, आपकी आइडेंटिफाई कर रही हैं, वो कहाँ कर रही हैं? ब्रेन में ही कर रही है ना. लैंग्वेज कहाँ जनरेट हो रही है? एयर से दिमाग में जा yeah, रही है ना. सो yeah, एवरीथिंग एट इमीडिएटली इज अ न्यूरोबायोलॉजिकल एक्ट फॉर नाउ. mm-hmm, वो न्यूरोबायोलॉजिकल एक्ट जो है इज इन्फॉर्म बाय व्हाट? इज इन्फॉर्म बाय प्रीवियस मेमोरीज. वो yeah, मेमोरीज कहाँ से आई? वो मेमोरीज आई फ्रॉम ऑफ कोर्स योर एनवायरनमेंट, बिकॉज आप इतने साल जिए हैं और आपने वो एक्सपीरियंसेस किए हैं, और आपने आपकी बॉडी इज अ कैनवस. उसने वो एक्सपीरियंस लेके आपके ब्रेन को इन्फॉर्म किया है कि जब ये होता है तो यूं मैं महसूस करता हूँ, या यूं महसूस करता हूँ तो ये होता है. राइट. mm, right, That is also completely surrounded by hormones, because जब आपका environment आपको खुशी फराहम करेगा, and could be any sense,
I'll give you an example. Mice पे जब experiment हुआ, I'm Mm-hmm. talking early in the 19 and somewhere between 1940s and 1960s. Earlier on, when mice were done, experiments were done with mice. They have very strong olfactory lobes. उनके जो brain में बहुत strong areas होते हैं that leads up to their nose. And that is directly connected to parts of their brain. जब इसको track करने की कोशिश की कि ये smell क्या बताता है, ये smell क्या बताता है, इसको डाल दो, बिल्ली को डाल दो तो it was realized by scientists that mice lead with their noses. Yes, which is why there's a part of your brain that's called the rhinocephalon. It's called the Mm-hmm. nose-related brain. When people continue to work with the human brain, they realize, well, हमारे तो इतने strong कोई olfactory area है ही नहीं. Yeah. Yes, and they said no, rhinocephalon. It's not. It is. People scientists kept fighting till one person said, well, it's a bit of both because हम लोग अपनी smell से नहीं Mm-hmm. अपने emotions generate करते. A Yeah. mouse, when he looks at danger, his nose smells it. It connects to a part of the brain, the limbic Mm-hmm. system. It generates hormones in the body. और वो fight or flight के लिए तैयार हो जाता है. It Yeah. secretes stress hormones. हम इंसानों में that role is taken on by the visual cortex. जब हम कोई Mm-hmm. डरावनी चीज देखते हैं, dangerous चीज देखते हैं, खुशी की चीज देखते हैं, Yeah. it's the hormones give us the emotions that we feel when we are looking at that thing. तो Yeah. इस वक्त so real backtrack. So it's neurobiological, it is Mm-hmm. hormonal, and your Mm-hmm. hormones have been developed and adapted this way over years and years of genetic information. So it's genetic, it's molecular on the molecule level, and your genetics are deeply affected by your parents and their environment. Yeah. So it's at the same level, it's neurobiological, it's hormonal, it's genetic, it's environmental. But here, everything moves through the brain. So is stuttering in the brain? Yes. Yes and no. For if you ask a person who stutters, do you think, when you're thinking, क्या stuttering feel होती है? जब आप सोच रहे होते हैं, okay, let's do an experiment. आप भी सोचिए कि what does your perfect day look like? आपके दिमाग में ना ये जुमले आने शुरू हो जाएंगे, विजुअल्स आएंगे और उसके साथ जुमले और फिर आपके जुमले कनेक्ट हो रहे होंगे as thoughts. Yeah. It's called languaging, right? Mm-hmm. Now, you ask a person who stutters जब आप सोच रहे होते हैं कि आप हकला रहे होते हैं या ask Yeah. them क्या आप ख्वाब में हकलाते हैं? Mm-hmm. So is it in the brain? Chances are, Yeah. most people who stutter don't stutter when they're alone and talking to themselves out loud. And they don't stutter when they're thinking. So what does Mm-hmm. that mean? Is it in the brain? It is, because Yeah. there's enough evidence to suggest that, well, there's not a lot of evidence, there is growing evidence to suggest that when an episode of stuttering happens, a Mm-hmm. lot of the neural circuitry that fires up, वो fire up जब करती है वो अलग होती है. But क्या वो इसलिए अलग होती है कि the person who stutters बचपने से उसके Yeah. fear mechanisms इस तरह develop हो गए हो कि वो न्यूरो सर्किटरी बन गई हो. और क्या वो न्यूरो सर्किटरी फर्क होती है बनस्बत ये कि अगर मैं जा रही हूँ Mm-hmm. और मुझे एक शेर नजर आता है, what kind of neural circuitry will go off? So for a person who stutters and fears talking to a stranger, जब Mm-hmm. stranger नजर आता है तो क्या वो न्यूरो सर्किटरी और fear जो फायर अप करती है क्या वो फर्क होगी बनस्बत वो जो मैं शेर या सांप देखती हूँ? The neurocircuitry is the same. It's Yeah. just been adopted for a different situation. It's been adapted for a different Mm-hmm. situation. So the question that you and I will constantly keep tussling with is it in the brain? That means was it there before the Yeah. person started stuttering as a child? Yeah. Or did it become that after the person became a person who stutters? That means spontaneous Mm-hmm. recovery. Daily person will stutter for the Mm-hmm. rest of their lives and manage their stuttering. So they Yeah. identify themselves as a person who stutters. So Yeah. क्या neural circuitry कब बदली? So we don't know what came first, chicken or egg. Yes? So if a parent comes in with their 3-year-old or a 4-year-old and asks you कि ये हकला रहा है, why is he in this situation? ये क्यों हकला रहा है? Should I go to a doctor and get his facial structure assessed, or should I wait and watch? Why is it happening? तो उस पे फिर आप क्या जवाब देंगे?
What would you जवाब दें? What would आप क्या जवाब देंगे? No, I'd like to know what you'd Oh, say. you'd like to know what I think? Okay, all right. Well, first of all, yes, I think a doctor's workup is important. Okay, Yeah. because देखिए, we'll have to look at a couple of things. सबसे पहले पाकिस्तान, अगर हम सिर्फ लोकल बात करें, मैं कहीं और भी बात नहीं करी, लोकली आपके पास जो बच्चा आएगा वो डॉक्टर के रूट के थ्रू ही आएगा. First point Mm-hmm. of entry even now is rarely a speech therapist. First entry, Mm-hmm. they go to their GP first. Okay, Yeah. if the GP is well informed, और मैं इसलिए कह रही हूँ स्टटरिंग पे इंफॉर्मेशन इतनी पुरानी और फरसूदा हो गई है और लोग वही फरसूदा इंफॉर्मेशन को बगैर अपडेट किए हुए अपनी राय देते हैं, प्रोफेशनल Yeah. राय. और आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज दे हैव टू कीप अप विद सो मेनी अदर थिंग्स कि Yeah. हर चीज पे आप अपडेटेड नहीं रह सकते. Mm-hmm. The one thing I would recommend is if you see that the onset there's nothing else going on, बच्चे के साथ कुछ और नहीं हो रहा, that means you're not seeing signs of epileptic fits, or there are no seizures, there's no neuromotor issues, बच्चे को चलने में गेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, there is no tremor, आपको लग रहा है कि कोई कोकोमोबिड या कोई और चीज उसको नहीं उसके साथ इंटरफेयर करी और सिर्फ Mm-hmm. ये छोटा बच्चा आके मदद कह रही है इसने ना इस तरह अटकना शुरू कर दिया. I would say after a quick examination, and the quick examination would be just a GP physical, which tells you the neural networking is the same. Patella response, Babinski response at some age, patella for life. अगर आप वो response वो knee jerk नहीं, वो जो घुटने पे मार के, okay? Yeah. अगर आप वो check कर ले, you can see through the spinal arc कि neurology सही है, and Mm-hmm. everything else looks the same. Plus Yeah. GP देखता है, there is no sign of abuse. Yeah. बच्चे को चोटें नहीं लगी हुई. You know, he's Mm-hmm. not getting beaten up by somebody or somewhere Mm-hmm. else. There is Yeah. no sign of abuse, and neurology is correct. The first thing then the GP should say is, I think you need to go see a speech therapist. So this बच्चा आएगा आपके पास डॉक्टर के रूट के थ्रू, वो डायरेक्टली Okay. आपके पास rarely आएगा. Okay, Okay. so जब वो आपके पास आता है, what do you have to do? You have to make sure that you determine, is this what we call a developmental stutter, or is this not Mm-hmm. a developmental stutter? तो आपको तो Yeah. एक सेपरेटिंग सॉर्टिंग करनी पड़ेगी. वो क्या फीचर्स है? फीचर्स Yeah. ये हैं, क्लासिकली वो 3 से 5 साल की उम्र में शुरू होते हैं, है ना. पेरेंट कहते हैं वो ये कर रहा है, वो बच्चा Yeah. अटकता है, और पेरेंट्स बहुत सी दफा कहेंगे कभी कभी तो बिल्कुल चला जाता है, कभी कभी फौरन आ जाता है, बच्चा बोल ही नहीं पाता. आप ये भी चेक Yeah. करेंगे कि बच्चे ने उस हकलाहट के ब्लॉक्स के साथ क्या आप उस बच्चे ने कोई और सेकेंडरी फीचर्स तो नजर नहीं आ रहे. आई ब्लिंकिंग, टाइट Yeah. आई, कोई शोल्डर मूवमेंट, इज देयर समथिंग गोइंग ऑन विद द चाइल्ड दैट टेल्स यू कि ये और ज्यादा बढ़ चुका है. Yeah. आप जेनेटिक आप फैमिली बैकग्राउंड पूछेंगे, इज देयर अ Yeah. जेनेटिक फीचर, क्या कोई रिश्तेदार, कोई फादर, मदर, ग्रैंडफादर, इज देयर समबडी हु चांसेस आर फॉर पेरेंट्स स्टेटस दैट इज अ स्ट्रांग, और अ सिबलिंग, भाई बहन, somebody who stutters, there is a genetic predisposition in the family कि ये बच्चा हकलाएगा, Yeah. and that determines आपका next step या advice क्या होगी. Okay. Okay. So we have a question which says, "What about psychology, stress and depression?" All right, first of all, stress, yes, stress releases a hormone in the body called cortisol. All right, Yeah. that is true for everybody. वो स्ट्रेस आपकी बॉडी में वो हार्मोन कोर्टिसोल क्यों रन कर रहा है, क्यों एलिवेट हो रहा है, could be because you hear your parents fighting, could be Mm-hmm. because you live in abject poverty, हो सकता है कि आपको खाने को ना मिला हो and you know that there is food insecurity. There could be multiple reasons, economic reasons, social reasons. As a child, मैं इस वक्त बच्चे की ही बात कर रही हूँ, we're not talking about adult stress. So the Yeah. person who's asking the question has to be not, we haven't gone to adults yet. So one of the things that's important to realize is stress, cortisol, yes, it can cause a lot of problems. आपका heart rate elevated रहेगा. At later life, you can become, you can get heart conditions, you can get diabetes, you can get, you can get a lot of stuff happening to you inside your body because of cortisol, and of course, psychologically, it impacts you as well. Your neuronal networks will get affected. Does it cause stuttering? No. No. Mm-hmm. So this is again one of those old, I would like to relegate it to a legend or a myth that because the child was stressed, the child started stuttering.
Yeah. You can start stuttering, you will not remain a stutterer. It will not follow the Mm. classical patterns of a developmental stutter. So Yeah. you get a lot of people think मैं शुरू में ये करता था फिर ठीक हो गया. Everybody, when you get stressed out, when you get Mhm. stressed, or normally you get excited, like adrenaline rush हुआ. For example, if you meet your favorite superstar, I don't know who that is, Yeah. or your favorite superstar, or your Yeah. favorite politician, or your favorite cricketer, आप एकदम से जो excited हो जाओगे तो आपने जो Mhm. बोलना शुरू होगा, you will start getting a stutter like appearance. It Yeah. will get that appearance. That is Mhm. not stuttering. That is normal Mhm. disfluency. When we Yeah. are in a rapid rush to speak, we are all normally disfluent. The best Yeah. of us are normally disfluent. आप मुझे ज़्यादातर सुनते रहिए. You will see my blocks and my revisions. Does that mean Yeah. I stutter? No. It is, these Mhm. are called normal disfluencies. Stress can cause normal disfluencies. Heightened, protracted stress can cause other problems. It can, in fact, stuttering can cause protracted stress. But stress cannot cause stuttering to Cause. happen. Yeah. Can it I have make think. it get worse? Yes. But it Mhm. cannot. And the reason the stuttering is getting worse is because the person who stutters is aware of their stuttering and they've started developing fear responses. Yeah. So even आपका ब्रेन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है इधर हो सकता है 2 हफ्ते बाद मुझे सिचुएशन आए जिसमें मुझे बोलना पड़े वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा उसको इस वक्त स्ट्रेस फील होगा जो कि एनिमल्स Yeah. नहीं करते हम करते हैं ह्यूमंस करते हैं Mhm. स्पेसिफिक टू अस we can imagine a Yeah. situation and stress about it. Yeah. So I think at this point we should talk about the predisposition of stuttering. जो पहले से genetically या already किसी को होने वाली थी stuttering. Because I think this idea comes from कि parents would come in ये हुआ था तो उसके बाद से इसको stuttering start हो गई. He started going to school, दूसरी language introduce हुई तो stuttering start हो गई. So is it because of the bilingualism कि दूसरी language introduce हुई और समवन वुड से कि बचपन में मुझे डांट ज्यादा पड़ी और जब मुझे डांट पड़ी उसके बाद से मेरी स्टार्टिंग स्टार्ट हो गई सो आई थिंक वी शुड talk more like therapists should talk more about how stuttering can be triggered towards the onset. What do you All think right. about this? Well, I think triggers definitely are. There are definitely triggers that would Yeah. trigger a person. But then we also have to step back and say, why was one sibling in the same Yeah. family with the close genetic makeup that they have, one Mm-hmm. more likely to get triggered than the other? Mm-hmm. Situation. So if let's say parents are fighting in a home, there are Yeah. two brothers or a Yeah. brother and a sister. Why did one start stuttering and the others did not? There Yeah. has to be a predisposition, which Yeah. the other sibling might respond in a different way. They Mm-hmm. might develop anxiety disorder, or they might develop low self-esteem, or whatever. I mean, do you see? They can Mm-hmm. develop other Mm-hmm. psychological issues. Yeah. They will not develop stuttering per se. Yeah. The reason you develop stuttering is because you have a predisposition to develop exactly that stuttering, which is why early in the 1980s, it was discovered unequivocally to some level that Yeah. children who are predisposed to stuttering, when they start blocking very early, their Mm-hmm. blocks look categorically different than the 80% of children who start stuttering like behavior but Yeah. outgrow it. That at the very onset looks different. Yeah. Children who have a predisposition to stutter will Mm-hmm. stutter differently at the very onset. It will have severer impacts. The blocks Yeah. will be longer, the blocks will be harder, and there will Yeah. be more secondary features just at the very onset. जो कि Yeah. नॉ स्पॉन्टेनियस रिकवरी वाले जो 80% ग्रुप में आते हैं जो नॉन स्टार्टर्स होते हैं जिनमें प्री डिस्पोजिशन नहीं होती ट्रिगर तो वो भी होते हैं Yeah. बट दे डू नॉट रिटेन दैट Retain that. बिहेवियर Yeah. And there are different behaviors associated with what stuttering is. Yeah. right from Okay. the very beginning. From the very beginning. Okay. So my next question would be, कि stuttering is ever changing, right? It doesn't stay at one point. कि आज ऐसी थी तो कल भी ऐसी ही रहेगी. So we start giving management strategies to parents very early on कि आपने अपने घर में इस तरह रहना है and whatever the management strategies are. How do those management strategies change over time from childhood to adolescence? Okay, so one of the things that we want to try and do very early is when you have identified somebody who is a child who stutters,
You want parents to know that it's best we work so hard now that Yeah. we can minimize the impact of stuttering for teenage years and adulthood. So for Mhm. adolescence and adulthood, you want to make sure that you tackle it very early so adolescence is approached in a manner where this child going into adolescence feels very capable of managing their stutter and their environment simultaneously. So ये बहुत Yeah. ज़रूरी है कि पेरेंट्स को एहसास होना चाहिए you have to be serious about this and serious not in a stressful manner but in an Yeah. objective manner. तो सबसे पहले आई थिंक जो आपने बात की पेरेंट्स को स्ट्रैटेजी देखिए मैं परसों किसी से कह रही थी when you have children ना when you have children remember Mhm. one thing. One of the things I think all parents should take account, and this is something that we should really be talking loudly in Pakistan again and again, which is when you have children, Yeah. take stock of yourself. अपनी इन्वेंट्री लीजिए बच्चे की इन्वेंट्री Mhm. नहीं लीजिए अपनी इन्वेंट्री लीजिए बिकॉज व्हाट विल हैपन इज आपके सारे अनफुलफिल्ड ख्वाहिशात आपके सारे प्रॉब्लम्स आपके अंडरलाइन जो भी कंडीशंस हैं आप उनको एज अ डिजायर अपने बच्चे के ऊपर डाल दोगे और वो टारगेट्स बना दोगे फॉर योर चाइल्ड फॉर Yeah. एग्जाम्पल अगर आप फलाने स्कूल में नहीं गए आपने ख्वाहिश बना दी कि आपका बच्चा तो जाएगा क्योंकि मुझे ये अपॉर्चुनिटी Mhm. अगर बचपन में you were very sick, let's say I'm giving an example, and you do have memory of being in the hospital in and out. You develop Yeah. fears of germs. Suppose you become very careful कि आपका बच्चे become ultra clean, obsessively cleaning and sanitizing. You Yeah. will do that. You will create a child who has fragility. Suppose you Mhm. want to protect your child because you feel, oh my God, my environment is so hostile. Let's say हमारे हमारे माशरे में in-laws के साथ बहुत difficulties होती हैं. मेरा environment बहुत hostile है. मैं अपने बच्चे को बचा के रखूं. तो जहाँ आपको उस environment की positivity भी होगी, that means वो Yeah. बच्चा बहुत सारे लोगों से interact करेगा and learn to find their relationship. आप उसको अपने पास से लगा के रखोगे and आप हर चीज का बुरा मनाओगे इसने मेरे बच्चे को ये कह दिया मेरे बच्चे को ये कह दिया I'm just giving examples, very lay Mhm. people examples, very mundane Yeah. everyday examples. तो आपकी जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप खुद कैरी कर रहे हो द बैगेज आपको पता कहाँ नजर आएगा सबसे पहले बच्चे में नजर आएगा आपको नजर आएगा अपने बच्चे में बिकॉज आप True. उसको आप अपनी जो जिसको आप व्यू करते हो एज योर वीकनेसेस आप उसको ओवर कॉम्पनसेट करोगे अपने बच्चे में व्हेन यू डू Mhm. दैट you don't Yeah. realize that you're creating pressure for that child. Yeah. You don't realize it. Suppose Mhm. every parent, by the way, wakes up and when they have a little child, they see this. ये ख्वाब आप देखते हैं ख्वाब अपने बच्चे के. Yeah. It's very important ख्वाब देखने चाहिए. But Yeah. doesn't mean कि आपका बच्चा exactly आपके ख्वाब की ताबीर बनेगा. Yeah. वो steps लेगी या लेगा. Alright? Yeah. When you start hearing a stutter, आपको अपने ख्वाब सारे टूटते हुए नजर आने शुरू हो. Mhm. Reaction क्या आपका होता है? To control Yeah. it, to fix it. Rather Mhm. than to yes do try and fix it or do try and approach it but approach it जिस तरह आपको प्रोफेशनल बता रहा है या जिस तरह आपको समझ आ रहा है what is the kindest way to approach this what Yeah. is the kindest way to approach this so yes आप डांट सकते हो आप बच्चे को ग्लेयर कर सकते हो एवरी टाइम जब बच्चा ब्लॉक करता है आप बच्चे को Yeah. पनिश कर सकते हो आप बच्चे को छोटा महसूस करा सकते हो एंड थिंक Yeah. ओके टफ लव ऑलराइट या फिर आप अपने आप अपना जो हमने जो दिए हैं सजेशन हमने कि Mhm. आप अपना स्केड्यूल सही करो टाइम पे Yeah. आओ आप छोटी सी चीज दे सकते हो पीपल हु स्टार्टर चिल्ड्रन हु स्टार्टर आपने Mhm. उनको आपने उनको स्केड्यूल किया होगा है ना सभी का and Yeah. they're always late Mhm. they're always 5 minutes late and I keep Yeah. thinking to myself if you're always late you Yeah. were rushing to get to me on Mhm. time. When you were rushing, all your child felt was he needs to or she needs to rush. Yeah. जल्दी 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 जब वो जल्दी 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 करते हैं तो बोलना भी तो जल्दी है हर चीज जब रश होती है तो you need to get this out quicker. But I Yeah. can't. I don't have the ability to get it out quicker. तो Mhm. तो देन आप एज अ पेरेंट मेरे लिए एनवायरनमेंट बना रहे हैं कि मैं कॉन्स्टेंटली फ्लुएंट होने से फेल करूं and I'm Yeah. constantly stutter karu. The more I stutter in situations, the more I will stutter in those situations in the future.
तो वो सिचुएशन हटा दो ना, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाओ ताकि आप आराम से बैठ के बातें करो till your appointment Yeah. starts. And this can be for everything, for school, for Yeah. homework, for everything. But that means बच्चा नहीं बदलना, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा. So So I it's think like a सबसे पहले lifestyle. it's Yeah. absolutely lifestyle. It is not only lifestyle. When somebody आपसे किसी ने सवाल किया था कि ये psychological है, yes, it is psychological for the parent. उस Yeah. parent को नजर आ रहा था, and you know what? But I do have to caveat here. At some level सही नजर आ रहा होता है. क्या सही नजर Mm-hmm. आ रहा होता है? We all have a desire to protect our child. That is innate, that's Mm-hmm. biological, that is necessary. हमारी हमारा इन्वायरमेंट, ये दुनिया भर में इन्वायरमेंट इतना कंपेटिटिव और इतना हॉस्टाइल हो गया है, हमारा ही सिर्फ Mm-hmm. नहीं है. Yeah. हर इंसान जीतने की कोशिश कर रहा है, जीतने की, आगे Yeah. बढ़ने की. लेकिन मैं सबसे कहती हूँ जीरो सम गेम है. आगे आप बढ़ेंगे किसी के Yeah. कंधों पे. आप जब आगे Mm-hmm. बढ़ेंगे तो कोई पीछे रह गया होगा. अगर आप जीतेंगे तो कोई हारा होगा. यू कांट विन विदाउट समबडी लूजिंग. दैट्स द Yeah. फैक्ट ऑफ लाइफ. बट अगर आप ऑब्सेस कर रहे हैं जीतने वाले कल्चर में, आगे बढ़ने वाले कल्चर में, सबसे आगे बढ़ने वाले कल्चर में आप रहते हैं, जो कि हमारी आजकल की जरूरत है. When your child manifests a stutter, you start saying, "Oh my God, मेरा बच्चा किस तरह इधर compete करेगा?" Yeah. और जब ये कल्चर बनता है तो ये कल्चर सोशली भी हॉस्टाइल होता है. तो बच्चे, आई मीन छोटी सी बात, आप क्लास में बैठे हो, एक बच्चा 2+2 का जवाब गलत दे देगा, बाकी क्लास हंसना शुरू हो जाती है. Yeah. I mean, don't give the kid an opportunity to make a mistake, because it's through your Mm-hmm. mistake you learn. Everybody starts laughing. अगली दफा बच्चा हाथ ही नहीं उठाए. Yeah. What will happen to somebody who stutters? पेरेंट को ये बहुत रियल फियर्स हैं. हमारा Yeah. कल्चर डज नॉट अलाउ फॉर दैट काइंड ऑफ वीकनेस राइट नाउ. वी कांट अफोर्ड अ वीकनेस. सो इन दो चीजों के बीच में पेरेंट भी पिसता है. Yeah. लेकिन पेरेंट हैज टू रिकॉग्नाइज, यू हैव टू स्टार्ट सॉर्टिंग दिस आउट, वरना दिस चाइल्ड will not have an opportunity to Mm-hmm. manage their stutter before they become adolescents and adults. Yeah. Yeah, So so at this point, I would add कि like parents को instead of thinking more about कि मेरी वजह से ये stuttering इसकी start हो गई है या मैं strict थी तो इस वजह से stuttering start हो गई है, parents should focus more on what to do now, how to change our lifestyle now so that it benefits our child, right? Absolutely. I will add one quick thing here, because आपने ये कहा, और सब पेरेंट्स को ये बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में इम्ब्लेजन कर देना चाहिए कि आपने कहा इसका नेचर बदलता है. Yeah. यू नो दैट्स द नेचर. वो Mm-hmm. बदलता है, स्ट्रक्चरिंग बदलती रहती है. हर Yeah. रोज एक तरह मैनिफेस्ट, हर हफ्ते एक तरह नहीं मैनिफेस्ट होती, स्पेशली यंगर इयर्स में. बाद में जाके इट बिकम्स वेरी प्रिडिक्टेबल, बट Yeah. स्टिल चेंज है. पेरेंट्स हैव टू रियलाइज, जब वो अच्छी हो जाती है, कम हो जाती है, वो समझते हो आज जॉब इज डन, और फिर एकदम से जब वो आती है, दैट एंजाइटी स्टार्ट्स हैपनिंग, और पेरेंट पिलर टू फिर भागना शुरू करता है. एक और चीज करता है, अपना जो थेरेपिस्ट होता है उसको छोड़ के दूसरे थेरेपिस्ट के पास चला जाता है, Yeah. thinking it's not working. Please, if your child has already made a connection with this therapist and is Mm-hmm. doing well, understand. अब कहीं और जाने से वो फिर लगता है कि ये कम हो रहा है, तो ये लगे ओ हाँ ये बेहतर थेरेपिस्ट था. Then you realize कि फिर बढ़ा है, फिर आप तीसरे के पास चले जाते हो. But remember, the nature of the beast is कम ज़्यादा. At some level, you can control the manifestation of the stutter as a parent. So are you Yeah. listening to the therapist? Forget कि मैं Mm-hmm. blame to blame हूँ, मैं अपने आप को blame कर रही हूँ कि मेरी वजह से मेरे बच्चे को हो गया. वो सबसे पहले get over that. Secondly, therapist ने कहा be on time, schedule Yeah. everything, Yeah. speak a little slowly. Are you doing that? No. तो जो वो सही हुई थी वो खुद ब खुद हो गई थी, और जब वो Mm-hmm. बुरी हुई, वो थेरेपिस्ट की ना अहलियत नहीं है, या वो नहीं है, वो Yeah. नेचर ऑफ द स्ट्रक्चरिंग है. सो डोंट गो जंपिंग अराउंड टू डिफरेंट थेरेपिस्ट बिकॉज you think this therapist is not working. I think that's an important fact, Yeah, that because is. it confuses a child. Yeah. Okay. Now I'm going to have Mr. Shiraz Iqbal with us. Mhm. So the only introduction I'm going to give for Shiraz Iqbal is that he is the founder of Stammer Circle. Rest of it वो खुद ही अपना बताएंगे, and I think our viewers would like to know from him. Assalamu alaikum.
वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम शराज। आप लोग की तबीयत वगैरह आई थिंक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही है और काफी मजा आ रहा है सुनने में, ऑलवेज। थैंक या यू। तो क्या आप कुछ ऐड करना चाहेंगे हमारी कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड? लाइक मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि लाइक ये मैं सवाल पूछना चाह रहा था, लाइक बचपन में जो लाइक जो स्टैमरिंग होती है उसकी अगर सिविरिटी ज्यादा है तो क्या वही सिविरिटी अडल्ट में आएगी या वो कम, मगर मतलब वो खुद ही जो टीनेजर है उसको कंट्रोल कर सकता है? ये मेरा सवाल है। और उसके बाद फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर आउट कर सकता हूँ। Sabika, do you want to take that? ओके सो लाइक जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि स्टटरिंग इज एवर चेंजिंग, सो इट विल चेंज ओवर टाइम। और टीनेजर ईयर से लेके एडोलेसेंस ऑनवर्ड्स, टीनेजर ईयर्स ऑनवर्ड, वी नो कि सोशल जो चीजें हैं वो हमारा आइसबर्ग डेवलप कर रही होती है। सो अगेन आई थिंक इंडिविजुअल is responsible for their stuttering if they are following the therapist's given guidelines, and the environment too is going to impact that. The Miss Seema, environment. would you like to add? I think it is, but I think you're absolutely right. And I would like to add to what Sabika said कि सबसे पहले severity तो हमें शुरू में यही बता देती है कि ये हमारा वेट एंड सी बच्चा नहीं है। ये बच्चा ये नहीं है कि हमने पेरेंट्स को गाइडलाइन सिर्फ दे दी और बोला आप ना 6 महीने ये करें और फिर अगर ये बेहतर ना हो देन कम बैक टू मी। कोई हमारे 80% रिमेंबर 80% बच्चे आउटग्रो कर जाएंगे नेचुरली। यस, Yeah. सो वो हमारे वेट एंड सी बच्चे होते हैं। लेकिन ये जो जब आप शिराज बात कर रहे हो सिवेरिटी एज अ चाइल्ड, ये सबसे पहला हमारा क्लू होता है कि ये बच्चा वेट एंड सी नहीं है, ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। ये बच्चा Yeah. will probably go on to be an adolescent who stutters and an adult who stutters. Yes, don't forget. Yeah. ये हमारा सबसे पहले साइन होता है। सो Yeah. ये एज अ थेरेपिस्ट हमारा डिसीजन होता है दिस इज अ पुल इन, राइट, दिस इज अ पुल इन। वी स्टार्ट ट्रेनिंग द चाइल्ड। तो जब हम बच्चे को Yeah. बचपन से ट्रेन करते हैं हाउ टू स्पीक सो दैट दे कैन मैनेज देयर ब्लॉक्स, तो चाइल्ड चाहे कितना भी स्टटर कर रहा हो, कितनी भी सिवेरिटी हो एज अ चाइल्ड, the child learns to grow into an adult who says one thing, or an adolescent who can say I know how to manage my stuttering, मुझे पता है इसको किस तरह कंट्रोल में रखना है। तो फिर क्या होता है कि वो सिचुएशन से नहीं डरता, बिकॉज उसके लिए ये माइंडसेट नहीं होता कि सिचुएशन बताएगी मैं कितना स्टटर करूंगा। उसका माइंडसेट ये होता है कि मैं डिसाइड करूंगा कि इस सिचुएशन में मैं कितना स्टटर करूंगा। डू यू सी द डिफरेंस? कंट्रोल Yeah. कहाँ आता है? कंट्रोल आपने अपने पास रखा हुआ होता है, आपने एनवायरनमेंट को नहीं दिया हुआ होता कि जब मेरी बॉस से मीटिंग होती है कि तो मैं ज्यादा हक लाऊंगा। वो तो सब लोग ज्यादा नर्वस होते हैं, सारी दुनिया Yeah. में लोग नर्वस होते हैं, लेकिन मैं बॉस के साथ जब मीटिंग करने जाऊंगा तो मैं अपने स्टटर को कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे पास स्ट्रैटेजीज हैं जो मुझे पता है काम करती है और मुझे अच्छी तरह आती है। सो आई थिंक दैट इज प्रोबेबली माय आंसर। जी शिराज। लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। लाइक जब टॉपिक चल रहा है कि चाइल्डहुड स्टार्टिंग और अडल्ट स्टार्टिंग में जो डिफरेंस आता है, तो लाइक अब मुझे अब जो याद आता है, अब ऐसा लगता है कि मेरी शायद इतनी सेविरिटी स्टैंडर्ड नहीं थी, इसलिए लाइक मेरे पेरेंट्स ने लाइक कभी स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट नहीं किया। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 90s में ऐसा शायद इतना अवेयरनेस नहीं होगी कि लाइक इसकी को लाइक कोई स्टैमरिंग को हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाए। जो मैंने अभी अपने पेरेंट्स से पूछा तो मुझे ये रिप्लाई कि हमें तो मतलब 90s, 91, 92 में तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि लाइक हमें स्टैमरिंग को अगर मेरा बच्चा हक ला रहा है तो मैं उसको स्पीच थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना है। तो लाइक मैं जब स्कूल के टाइम पे मुझे अभी 2-3 वाकयात याद आते हैं। तो एक बड़ा कॉमेडी वाक्य है कि लाइक उसमें मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद टीचर को भी अवेयरनेस नहीं थी। अब मेरे साथ ये होता था लाइक मैं लाइक स्कूल क्लासरूम में तो हकलारा होता था। अब ये कि 90s का ऐसा दौर होता था कि लाइक उस टाइम पे ना वो हिंदी गाने बड़े अजीब अजीब से आते थे। अब वो उस टाइम पे मैं गाना गा रहा था भाई, जब भी मैं ये देखूं, अब वो टीचर मुझे देख के हैरान हो गई
कह रहे भाई बात करते हो तो हकलाता है और गाना तो ऐसे यूं गा रहा है। और उन्होंने नेक्स्ट डे मेरे फादर को कॉल कर लिया कि आपका तो बच्चा सही है, वैसे तो मतलब यूं मतलब वैसे तो गा रहा है सही है, ऐसे हिंदी वाले गाने गा रहे, क्योंकि वो हिंदी वो गाने गाने पे इन्होंने मुझे पनिश किया था कि तुम क्लासरूम में ऐसे कैसे गाने गा सकते हो। तो नॉन नेक्स्ट डे मेरे फादर बोले, अब मेरे फादर ने टीचर के ऊपर डाल दिया कि भाई आप इसको बोलने का मौका दें, हम कब कह रहे हैं आप इसे गाने गुनवाएं, आप इसको बोलने का ज्यादा मौका दें तब इसका कॉन्फिडेंस आएगा ऊपर। तो अब मुझे उस टाइम पे अपने बारे में एहसास ये हुआ कि शायद मेरे बचपन में मेरा आइसबर्ग इतना डेवलप नहीं हुआ, और मेरा आइसबर्ग डेवलप हुआ ये 18 साल के बाद, कि जब मैं रियल लाइफ कॉर्पोरेट लाइफ में गया, वहां मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार ये कुछ गलत चीज है। ऑलमोस्ट जो मैं अपना जहां तक मेमोरीज मेरा साथ दे रही हैं, तो मुझे मेरा बचपन में और टीन एज में आइसबर्ग डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि वो एनवायरनमेंट और माहौल की वजह से। ये एक्सपीरियंस में शेयर। And I think I will add to that, Shiraz, उसके ये जो आपने इवेंट बताया और आपके पेरेंट्स का रवैया और एटीट्यूड बताया, उसकी वजह से इट्स पॉसिबल दैट इट्स बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड, जो कि 18 साल के बाद भी आपको फेस करना पड़ा बहुत सारी सिचुएशंस जो मुश्किल थी। लेकिन अगर आप अपने आप को सुनेंगे जैसे हम आपको सुन रहे हैं इस वक्त, तो बाकी लोग, आपकी ब्लॉक्स इतनी लंबी नहीं है। यस, आप बहुत आप काफी आराम से अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं और बाकी लोग समझ भी सकते हैं, और आपके लिए ये इतनी बड़ी रुकावट नहीं महसूस होती। अगर आपको देखा जाए जिस वक्त आपने पूरा एक वाकया बयान किया, तो आप काफी फ्लुएंट थे इस वक्त। तो आई थिंक फ्लुएंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ यू फील अबाउट योर फ्लुएंसी ऑल्सो। आई थिंक बिल्कुल मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, ऑल्सो अच्छा सॉरी ऑल्सो मैं ऐड ये कहना चाहूंगा कि फ्लुएंसी का अब काफी अरसे से कॉन्फिडेंस आया है। जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में आते हो, जो मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो वहां आपको इसलिए जब आपको लोग नीचे गिराते हैं, फिर मुझे बाद में एहसास हो कि यार ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप ही को नीचे गिराते हैं, कोई भी इंसान में कुछ भी कमी हो तो वो हर बंदा उसकी टांगे खींचता है। तो मुझे पहले ऐसे लगता है सिर्फ यार मेरे साथ ही हो रहा है, फिर बाद में लगा नहीं यार ये तो सबके साथ होता है, कोई भी किसी की अगर कमी है तो हर कोई उसकी टांग खींचता है। आई एम सॉरी वो अल्फाज यूज कर रहा हूँ, बोलिंग अगर मुझे बाद में अपने आप रिवाइंड किया मैंने, हाँ ये ओके इट्स ओके टू बटर, तो बाद में जैसा ओके यार मतलब हकला रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस इतना अच्छा मिल गया, तो मुझे ऐसा लगे ऑटोमेटिकली मेरी फ्लुएंसी भी बहुत बेहतर हो गई। अब ये कि थोड़े से फ्लुएंसी रूल्स इतना प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा हूँ, अगर हाँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अब ये कि टफ सिचुएशन पे मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। अब ये मतलब पहले शुरू में टफ सिचुएशन हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। तो आपका ये मतलब है कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती आपके दिन में या आपके महीने में जिसमें आप सोचते हैं ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं हकलाता हूँ, आप सोचते हो नहीं अब तो नहीं अब ये मैं बोल सकता हूँ 5-6 साल हो, ये दिमाग में नहीं आती बात। एग्जैक्टली अब ये दिमाग में बात नहीं आती। लेकिन ये अगेन ये आई थिंक सभी को मैं इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि हर एक बंदा ये नहीं सोचता कि, बल्कि बहुत मुश्किल होता है सोचना है कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है। यू सी, मेरा पेन और मेरी मुश्किल मुझसे सबसे ज्यादा करीब है, एंड मैं उससे ही निमटने में इतनी महव और इतनी इन्वॉल्व और इतनी मेंटली फिजिकली इन्वॉल्व रहूंगी कि मुझे लगेगा, मुझे ये देखना कि उसके साथ भी ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके साथ भी, तो मेरी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं है। ये बहुत इस लेवल पे पहुंचना इन इटसेल्फ बहुत मुश्किल होता है। जो शिराज कह रहे हैं कि मैंने सोचा हर एक की ही टांग खींची जाती है। अब ये वो बात हो रही है शिराज, हर एक की टांग खींची जा रही, जो सभी को मैं पहले कर रहे थे कि लोकली हमारा, एंड दिस इज वर्ल्ड ओवर,
लेकिन हमारा इस वक्त माहौल ऐसा बन गया है बिकॉज हम आगे सबसे बढ़ना चाह रहे हैं, तो किसी की कोई भी कमजोरी नजर आए जो कि मे बी 2 जनरेशन पहले 3 जनरेशन पहले इतनी ज्यादा नहीं थी। बहुत सारी कमजोरियां जिसे आप जिसको आप कमजोरी कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड कमजोरी नीड्स टू बी डिबेटेड, लेकिन अगर आप उसको मेन स्ट्रीम सेंस में वीकनेस कहेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पहले मिलजुल के सब लोग हैंडल कर लेते थे। अब आपकी कमजोरी ढूंढी, उस पर कैपिटलाइज किया, आपको पीछे छोड़ा, आपसे आगे बढ़ गए। तो ये तो माहौल भी तो बहुत ज्यादा आप पे ये प्रेशर डाल देता है ना। सपोज इमेजिन योरसेल्फ, एक छोटी सी बात है, हमने जब हम रिसर्च कर रहे थे जो कि बाद में गलत प्रूव हो गई, हम बाद जब एक रिसर्च कर रहे थे थियोरी में, तो आप लोगों को याद होगा वो बात के नेटिव अमेरिकन पीपल, जो जिसको नेटिव अमेरिकन कहते हैं या फर्स्ट पीपल्स कहते हैं अमेरिका में, जिसको हम पुराने जमाने में रेड इंडियंस कहते थे, उनमें नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स में कोई स्ट्रक्चरिंग पाई नहीं जाती। रिमेम्बर दैट? एक फॉल्स एक कॉन्सेप्ट था और एक पेपर प्रपोज हुआ था कि इनमें हकलाहट नहीं पाई जाती, जो कि बाद में उसकी तरदीद हो गई थी। लेकिन उस वक्त जब लोगों को ये महसूस हुआ कि इनमें तो हकलाहट होती नहीं है, तो लोगों ने देखना शुरू किया इनकी ट्राइब्स में क्या डायनामिक्स है जिसकी वजह से हकलाहट नहीं होती। And one of the things is that they are not as competitive. उनकी ये corporate world और getting ahead और capturing more या positioning yourself, hierarchies, climbing, strategic alliance, आगे बढ़ जाओ, ऊंचे बढ़ जाओ, बेहतर स्कूल में चल जाओ, बेहतर डिग्री हासिल कर लो और पैसे कमा लो, आगे बढ़, सबसे बड़ा घर बना लो, ये उनमें नहीं है। There is a concept of ये सब हम सबका है, which maybe resulted in that they did. बाद में पता चला था they have the same 1% as everybody else in a population. But the fact कि लोग ढूंढना शुरू हुए कि कौन से ऐसे वजूहात हो सकते हैं जिससे स्ट्रक्चरिंग इन अ कम्युनिटी बेहतर हो सकती है। One of that is कि communal sense बन जाए। That means you help other people, not exploit उनकी weakness को नहीं exploit आप करें। तो ये situation बनाना अपने अंदर बहुत मुश्किल होता है, I think. Yeah. Yes, Shiraz. Okay. Yes, Sabika. Sorry. जो मुझे भी मतलब मेरे एक बिलीव है कि ये अर्बन सिटीज में ज्यादा अगर गांव में सिक्योरिटी इतनी नहीं होगी, हाँ बंदा डिफ्लुएंट होगा, अगर इतना नहीं होगा जितना हमें ये शहरों में और ये सिटीज में नजर आता है। ये What do you think, Sabika? Rural-urban divide. रूरल में मुझे ऐसा लगता है कि रूरल में कम होगा, क्योंकि वहां पे तो इतना प्रेशर नहीं हुआ कि इसको डीपी बनना है या बैंक का प्रेसिडेंट बनना है या क्वालिफाइड डॉक्टर बनना है, उस पर तक प्रेशर शायद मुझे ऐसा आप लोग इसके बारे में क्या? I think I would agree with him. Yeah. I think one has to realize कि rural areas में, especially locally, अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की तो rural area में your physical prowess, मतलब आपके muscle, आपका physical structure बहुत ज़्यादा important होता है, तो उसमें ज़्यादा आपकी physical ability देखी जाती है, not your communicative ability. तो I think वो फर्क होता है, वरना occurrence of structuring तो उतनी होगी in the population, because it will be the same amount. You will get people who stutter in the rural areas. क्या उसका पर्सन इन द रूरल एरिया जब वो हकलाएगा, क्या उसकी लाइफ आउटकम्स कम खुशगवार होंगे? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अर्बन एरियाज में शिराज सेड उसके लाइफ आउटकम्स या लाइफ गोल्स को अचीव करना ज्यादा मुश्किल है, एंड उससे हैप्पीनेस एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट पाना ज्यादा मुश्किल है। Yes, that is because of the way the urban area is structured. It is more communication oriented. Yeah. So since we know now कि environment cause नहीं करता structuring को या कोई और चीज cause नहीं करती, yeah, perpetuate और उसको ज़्यादा बढ़ा सकता है, perpetuate कर सकता है। So the ratio of occurrence of stuttering is going to be the same there, but the severity might be different. I don't think severity. I don't know about severity. I think what will be different is rate of occurrence will be the same. Severity divide may or may not be the same. But if you give them a self-analysis of happiness, that means you give them a questionnaire, a self-assessment of their sense of happiness,
or their communication effectiveness in the rural areas, they will think they are more effective and happier and more content than a person in the urban area. अगर आप उसको एक क्वेश्चनर देंगे, उसकी रिजल्ट्स टैली करेंगे, तो आई थिंक पीपल इन द रूरल एरिया इस हवाले से will feel less unhappy, Mhm. and people in urban areas will feel more unhappy. So I think But it is don't more you self. think But don't you think communication is so innate to human species that it's going to be same? Like the impact of not having a proper communication is going to be same. The outcome is going to be different because क्योंकि environmental stress इतना ज़्यादा नहीं है, communication based opportunities इतनी ज़्यादा नहीं है, but self happiness and self worth is going to be the same. That would take us into a lot of hours of discussion, but that's an interesting question. मुझे ये बताइए, जो सवाल आप पूछ रही हैं उसको मैं इस तरह बयान कर सकती हूँ, क्या हम कम्युनिकेट करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, या क्या हम कम्युनिकेट करते हैं कोई चीज को? इज इट अ मीन्स टू एन एंड और एन एंड इन इटसेल्फ? क्या हम कम्युनिकेट करते हैं सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए, या क्या हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए? क्या हम करते हैं कम्युनिकेट दूसरे से चीज लेने के लिए? क्या हम दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं दोस्ती करने के लिए? क्या हम कम्युनिकेट करते हैं क्या दूसरे को बुरा फील कराने के लिए? हम कम्युनिकेट किसी वजह से करते हैं. आई थिंक कम्युनिकेशन इज अ मीन्स टू एन एंड. किसके लिए कम्युनिकेशन सिर्फ मीन्स होता है? मोर द आर्टिस्ट द राइटर जो कम्युनिकेट करता है फॉर एंड उसकी कम्युनिकेशन. बट अगेन डोंट फॉरगेट, आर्टिस्ट राइटर भी अपने नजरिए को आप तक पहुंचाने के लिए कम्युनिकेट कर रहा है. सो आई थिंक कम्युनिकेशन अपने लिए it is innate because it's a means to an end. हम कम्युनिकेट इसलिए नहीं करते हैं सिर्फ बोलने के लिए. That would be pointless communication. We communicate to affect change. तो जैसे मैंने बोला, मैंने कोई आइडिया आपको फराहम किया तो आप में एक चेंज आया. So I think communication is a means to an end. So I think because in the rural areas there are other means to ends कि अगर आपने आपकी फसल अच्छी हुई, let's say for example, फसल अच्छी हुई तो you are king of the hill, you are doing very good. ठीक है. तो जब आप ये कर रहे हो तो आप, मैं लोकली बात कर रही हूँ, तो अगर आप हकलाते हो, लोग आपसे ट्रेड करना थोड़ी छोड़ देंगे, वो आपसे फसल खरीदना थोड़ी छोड़ देंगे. आप you will still have a very good life. Because आपकी फसल अच्छी, and because you are valuable, आपकी फसल की वजह से you are valuable, तो आपको सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस वैसी आ जाएगी. क्या उससे आपकी स्टटरिंग बेहतर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. सो गारंटीड बिल्कुल हो सकती है. हो सकता है कि आप उसके बारे में सोचो ही ना. What if you're a female in the rural areas and you stutter? What if you're a female in the rural areas and you stutter? I think in rural areas relationships and family बरादरी सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि लोग इवन फीमेल मेल रिलेशनशिप्स में भी भावताव नहीं करते हैं. इट इज मोर डिपेंडेंट ऑन आपके पेरेंट्स ने आपके लिए ये कह दिया और आपने वो कर लिया. So it's not like you are accepting or rejecting somebody because आप उनको नाप रहे हो और तोल रहे हो. And you have the, so इससे एक नेटवर्क का कंफर्ट रहता है. There's a very strong blanket support. Urban areas में we have very little baradari system in the true sense of a brotherhood. Baradari, true sense. जिसमें I support you and you support me regardless कि मैं सोचूं आपसे. People don't realize कि बरादरी सिस्टम या सोशल नेटवर्किंग का अपना ही फायदा है. वो उस वक्त इमीडिएटली इस ट्रांजैक्शन नहीं देख रहे हैं. इस वक्त अगर मैंने सबिका को ये कर दिया तो मेरा क्या फायदा? अगर नहीं है, सबिका इज नॉट वैल्यूएबल, तो इसको फारिग करो. So that kind of, again, वही kind of competitive game urban areas में जो आ जाती है, उससे environment बहुत hostile हो जाता है. So that may be the difference. Okay. So we have reached the end of our conversation and discussion. We've got some comments, questions, which I think are more related to हमारा upcoming topic होगा उससे. So we'll discuss that later. But I have a question for you. What is Seema Ahmed's Instagram handle? I don't have one.
Okay. I don't have. Sorry, you are forgetting somebody who asked. I first of all, I want to know from you, young people, what does it mean to even have an Instagram handle? Have an Instagram handle one और दूसरा ये loves handle evolve कैसे हुआ? Why is it not Instagram sign symbol? Why is it called a handle? So I don't even know what that means, to be very honest. I'm sorry about that, but I don't know what that means. But I Okay. appreciate you asking. Okay. So we are done for today. Thank you, Miss Seema Ahmed, for joining us, and thank you for being here. Thank you for See having you. me. Thank you. See you next week, same time Saturday with a new topic. Or Perfect. maybe if you want to continue this topic only, we can talk about it. I think we should probably continue and move into the next topic as a Yeah. continuum. Yeah. Yeah? Okay. All right. Yeah. I'll see you in a fortnight. Khuda Okay. Hafiz. Hafiz.